रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस और करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना और इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न कराऊंगा जो आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये रेल ग्रुप डी सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो बताओ अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करी थी? पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये स्थापना 1571 में अकबर के द्वारा की गई थी। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 कि दक्षिणी ध्रुव कितनी डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो बताओ कितने डिग्री अक्षांश पर हो जाता है ये दक्षिणी ध्रुव? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री अक्षांश पर हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो बताओ इनमें से कौन से देश का रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस का निवासी था। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन थी? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष हो जाती हैं वो हो जाती हैं एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो बताओ इनमें से ये कौन सी नदी पर स्थित हो जाता है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? तो इसका जो संबंध हो जाता है वो कृष्णा नदी से हो जाता है। प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा यान है जो पायलट रहित है? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस यान का नाम हो जाता है लक्ष्य। क्या? लक्ष्य हो जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की? तो ये किसने रखने की व्यवस्था की थी? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये व्यवस्था जो की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ ILO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ILO का जो मुख्यालय हो जाता है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। यानी 8 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि वड़ंता रोग किस प्रकार का रोग है? तो बताओ ये कैसा रोग हो जाता है वड़ंता? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक आनुवांशिक रोग है। क्या ये एक आनुवांशिक रोग है? 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थीं? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती हैं? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां वो उसका नाम हो जाता है कृषि सहकारी समितियां। यानी 10 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बताओ इनमें से कौन से महासागर में ये विक्टोरिया द्वीप पड़ता है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है प्रशांत महासागर से। यानी 11 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर ये गोमतेश्वर की मूर्ति पड़ती है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ये श्रवण बेलगोला में स्थित है। यानी 12 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है बाबर का मकबरा? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर का मकबरा का जो संबंध हो जाता है ये काबुल से हो जाता है। 13 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो रेलवे ग्रुप डी स्पेशल आपको पसंद जरूर आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सर क्रीक। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कच्छ के रन में पड़ता है सर क्रीक। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 15 की निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। तो बताओ इसे कौन से कर के अंतर्गत रखा गया निगम कर को। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है निगम कर। 15 का ई ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन डिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। तो बताओ में से किसके द्वारा ये इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना की गई थी टोक्यो में। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी हो जाती है कोपेनहेगन। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजधानी होती है डेनमार्क की। किसकी। डेनमार्क की। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। तो बताओ ये कौन से देश में पड़ता है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर। तो इसका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है नेपाल से। यानी 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक ने की। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की गई थी 1582 में। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये घोषणा की थी अकबर ने। किसने। अकबर ने की थी। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि बी डी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की। तो बताओ कहाँ पर की गई थी अभिनव भारत की स्थापना। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की गई थी लंदन में। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ किसके लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो अर्थशास्त्र के लिए मिला था। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो बताओ ये कौन से धातु का अयस्क हो जाता है क्रियोलाइट। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है एल्यूमिनियम से। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 आ जाता है पीलिया रोग से संबंधित अंग है। तो बताओ इनमें से कौन सा अंग संबंध रखता है पीलिया रोग से। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीलिया से जो संबंध रखने वाला अंग है वो हो जाता है यकृत। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो बताओ में से किसके द्वारा कौन प्रयोग करते हैं सोनार का। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की। तो बताओ कब अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो बताओ हमारे शरीर में ये टीबिया नामक हड्डी कहाँ मिलती है। 27 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा मैं 27 के जब तक आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं आप सभी लोगों के लिए लगातार इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो टीबिया नामक जो हड्डी है ये पाई जाती है पैर में। यानी 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 28 से कि टीकाकरण की खोज किसने की। तो बताओ इनमें से किसने टीकाकरण की खोज की थी। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टीकाकरण की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी 28 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है। तो बताओ हमारे शरीर में ट्रिप्सिन कहाँ बनता है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ट्रिप्सिन का जो निर्माण है वो अग्नाशय में होता है, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ कब मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए वो 1979 में मिला था। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 से कि अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की। तो बताओ अकबर ने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी कब बनाई थी। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1571 में बनाई थी। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो बताओ इनमें से किन किन दो राज्यों को ये केपी नहर आपस में जोड़ती है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को ये केपी नहर आपस में जोड़ती है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की। तो बताओ किसने घोषणा की थी मजहर की। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मजहर की जो घोषणा है ये अकबर ने की थी। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ किसके लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चिकित्सा शास्त्र के लिए मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। 34 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 35 आ जाता है कि इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई। तो बताओ कब की थी अकबर ने इबादत खाना की स्थापना। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1575 में की थी अकबर ने इबादत खाना की स्थापना। 35 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ कौन से राज्य से ये यक्षगान लोक नृत्य संबंध रखता है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है कर्नाटक से, यानी 36 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बताओ इन्हें कब मिला था नोबेल पुरस्कार। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, यानी 37 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था। तो बताओ ये किसने समाप्त कर दिया था तीर्थ यात्रा कर। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस कर को जो समाप्त किया था वो अकबर ने किया था। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया। तो बताओ अकबर के द्वारा ये दास प्रथा कब अंत कर दी गई थी। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रथा का अंत है 1562 में कर दिया था अकबर ने। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो बताओ ना किस क्षेत्र के लिए मिला था वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार। 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इन्हें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 40 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।